I am so proud. I'm so proud to be a part of IFFI, and it's my first time here. And coming here as a jury member for the web series, it feels, I just feel so honored. And thank you, IFFI, for having me here and inviting me here and being such gracious hosts. Thank you. Ma'am, you are a jury for web series. So Yes. what has been your checklist while you were selecting all the movies and the projects? The checklist has been a show which doesn't feel like a show. It feels like I'm a part of it. And it feels like it has taken me on a journey, which doesn't just treat me as a viewer, but as a voyeur. And something that I identified with, it has the smell of nostalgia, and that is what we all selected. Thank you. कह रहे थे कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, या पूरी आपकी रणनीति थी महाराष्ट्र चुनाव के लिए? जैसे ही चुनाव जीता है वही कथनी और करनी में अंतर दिख गया है कि इनके लिए ये सारी चीजें सिर्फ एक पॉलिटिकल हथकंडा है, पॉलिटिकल टूल है लोगों को बांट कर रखने में। ये वो लोग हैं जिन्होंने बांटेंगे, काटेंगे और मिलकर लूटेंगे का पूरा कार्यक्रम केंद्र से लेकर महाराष्ट्र में लागू किया है। लेकिन महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा, मुंबई में बैठक होगी, इसके बाद मैं मानती हूँ जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे अगर आपस में तालमेल नहीं है? तो दिखाता है कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। आखिरी सवाल, पूरा हफ्ता हो गया जो वॉशआउट हुआ है पूरा। हमें उम्मीद है कि मंडे को हाउस चलेगा और स्पीकर साहब हाउस चलाएंगे और हम लोग की जो भी सभापति में हम बात रखना चाहते हैं वो हमें रखने दी जाएगी। बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो महत्वपूर्ण देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। उनके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स है। स्थगित करना हाउस को, उनको समझना चाहिए कि देश का समय बर्बाद हो रहा है, देश के रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। सदन को चलाने के लिए देश का पैसा लगता है और आप उस पैसे को बार बार एडजर्न करा के आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपना क्षेत्र छोड़ करके आते हैं सदन करने के लिए। क्षेत्र के काम को भी रुकना पड़ता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर एमपी नहीं होते तो 2 हफ्ते के लिए क्षेत्र का कई काम होता है। जो फिजिकल प्रेजेंस में जनप्रतिनिधि के होता है वो काम रुकने लगता है, उसमें समय लगने लगता है। तो ये सारी चीजें उनको सोचनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हैं अपनी क्षेत्र के, जो जनता है उनके आशाओं को लेके, उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेके, और पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आपको सही में, अगर आप सही अच्छे विपक्ष हैं तो आपको मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। ये जो उसको सदन को स्थगित कर देना होता है, सदन में हल्ला हंगामा करना होता है, जबकि जो पीठासीन महोदय होते हैं या स्पीकर साहब होते हैं वो बार बार कहते हैं कि आपके मुद्दों पर चर्चा होगी, आप शांति से अभी बैठ जाइए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है, जो फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म होता है वो करिए, पर ये सुनते ही नहीं है। हल्ला पे हल्ला, चिल्ला चिल्ली, और हमें बस ये लगता है कि ये एक अच्छा विपक्ष नहीं है। ये वो विपक्ष नहीं है जो देश के हित में काम करना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार और विपक्ष साथ में मिलकर देश के मुद्दों पे चर्चा करती हैं, उसका हल निकालती हैं, एक मिडिल पाथ निकालती हैं और उस तरह से देश में काम होता है। पर यहाँ पे जो विपक्ष है वो किसी भी तरीके के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार देश का समय, देश के रिसोर्सेस को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बिना मतलब का यहाँ पे समय बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीजें जो है चिंताजनक है। मैडम, जो प्राइम मिनिस्टर है वही बांग्लादेश का, उनको पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला जी। और देखिए वो जब से आए हैं सत्ता में वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं, और जो हिंदू वहाँ पे हैं उनके साथ में हम पूरी तरीके से हैं। और जय श्री राम, और उसके सिवाय हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है उनकी रक्षा करें। मैडम, महाराष्ट्र में जो सरकार बनने वाली है, आपका क्या कहना? पहले भी ISBTs के विजिट किए थे और उस वक्त देखा था कि ISBT की जो कंडीशन है बहुत खराब हुआ करती थी, बड़ी गंदगी होती थी, जगह जगह पर दुकानें टूटी हुई होती थी। उनको कहा था इम्प्रूव करने के लिए। मुझे आज बड़ी खुशी है कि
उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ISBTs जो हैं बहुत क्लीन दिखने लगे हैं, जो एक एटमॉस्फेयर क्लीन हमको अपने पैसेंजर्स को देना चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज जो समझ में आई थी कि जो बसेस का जो टर्नअराउंड पीरियड है वो 45 मिनट से 90 मिनट्स का हुआ करता था। एक बस आकर 90 मिनट्स तक के लिए ISBT में खड़ी हो जाती थी, जिसकी वजह से एवरेज जो था वो करीब 1200 बसेस ही एक ISBT हैंडल कर पा रहा था, पर्टिकुलरली दिस कश्मीरी गेट। उसको कम किया और कहा कि नहीं ये ज्यादा है, और आज जो हम लोगों ने 20 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स जो ग्रेस के साथ और सभी के रेट्स इक्वल किए, चाहे वो सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो, उसका ये फर्क पड़ा कि आज हमारा जो एवरेज है वो 2000 बसेस प्लस हो गया है, जिसकी वजह से ISBT की इनकम भी बढ़ी है। और उसके साथ साथ अब हमारा जो टर्नअराउंड पीरियड है वो भी बहुत कम हो गया है। कोशिश ये है कि इसको और इम्प्रूव किया जाए। आज जो मैंने यहाँ पर देखा है बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, और थोड़ी बहुत जो चीजें हैं उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ठीक करने के लिए, वो भी ठीक हो जाएंगे। दिल्ली में ये जो बेसिक फैसिलिटी है जहां पर गरीब तबका या कैसी जनरल पब्लिक सफर करती है, उनको हमें अच्छी सुविधाएं देने की जरूरत है और उसके लिए मेहनत करने की भी जरूरत है। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। जो छोटा मोटा रह गया, मैं इतना मैं कह सकता हूं कि 95% जो है इम्प्रूवमेंट है पहले के विजिट से, और आज तक 4-5% जो है वो भी ठीक कर लिया जाएगा। और सफाई देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जो मैं पहले आया था तो इतना गंदा था कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था। तो आप समझिए पैसेंजर्स किस तरीके से यहाँ पर रहते होंगे 1-1, 2-2 घंटे। आज बहुत साफ है। मेरे आने की वजह से सफाई नहीं है, बल्कि पहले से इसकी सफाई होना शुरू हुई है। ये इम्प्रूवमेंट्स हम करते रहेंगे और जो मैंने वादा किया कि दिल्ली की जनता को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, उसको करेंगे। समयावधि के अनुसार एक आखिरी सवाल लूंगी। समयावधि तो है ही है, क्या इसके बाद बसों की संख्या के अंदर भी कोई बढ़ोतरी की गई और कितनी संख्या की? वही मैंने आपसे कहा ना कि पहले जो एवरेज था 1200 बसेस का पर डे का था, और आज करीब हम 2000 तक पहुंच गए हैं। 800 बसों का इजाफा हुआ है। पहले जो प्राइवेट बसेस थी बहुत कम आया करती थी, उसका रेट था 1100 रुपये, जबकि सरकारी बसेस का रेट करीब 500 रुपये हुआ करता था। उसको इक्वल कर दिया गया है, तो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। और जब टर्न राउंड आपका बढ़ गया है, इनकम भी बढ़ गई है, तो विन विन सिचुएशन है। देखिए, मैं विजेंद्र गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स के नाम आज मुख्यमंत्री जी या पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लिए, वो एक बड़े अखबार से उनके नाम पढ़ रहे थे और वो नाम रोज छप रहे हैं। उनमें से कोई भी एक भी गैंगस्टर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, बिल्कुल नहीं है, किसी धर्म विशेष के भी नहीं है। ये गैंगस्टर्स सिर्फ कानून के विरोध में हैं और ज्यादातर लोग जेलों में बंद हैं। ये कैसे संभव है कि जेलों में रह के करोड़ों की एक्सटॉर्शन की जा रही है? ग्रेटर कैलाश जैसे दिल्ली के बिल्कुल पॉश इलाके में सैनिक फॉर्म्स के अंदर, वसंत कुंज के अंदर, पंजाबी बाग के अंदर इस जगह करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। परसों पंचशील पार्क के अंदर एक बुजुर्ग की उसके घर में घुस के बहुत निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत खराब है और इसको आप जबरदस्ती अगर किसी के साथ जोड़ना भी चाहते हैं तो वो जिम्मेदारी भी आपकी है। आपके 10-11 साल से सरकार में रहते हुए कैसे बांग्लादेशी आ रहे हैं, कैसे रोहिंग्या आ रहे हैं? आप सो रहे हैं बॉर्डर पे, आप क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत शर्म की बात है इनके लिए, इनको ये बताना चाहिए। एक और मुद्दे पे चर्चा हुई, बस मार्शल के मुद्दे पे आपने भी अपनी बात उस पे रखी। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा, जिसके उनके सदस्यों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर से बस मार्शल हटाए गए थे और अब आप एक तरफ से क्रेडिट ले रहे हैं कि हम फिर से लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज सदन में झूठ बोल रही थी। चाहे बस मार्शल का विषय हो, चाहे अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर का विषय हो, चाहे और अन्य कितने हजारों कच्चे लोग जिनको निकाला गया हो उनका विषय हो, जिनको अरविंद केजरीवाल की चुनी हुई सरकार ने नौकरियां दी, उनको भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों के दबाव में
अफसरों द्वारा निकाला गया। जिन अफसरों ने इनको निकाला, आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, इनके एलजी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। बस मार्शलों को निकालने की जो फाइल नोटिंग जिन अफसरों ने बनाई, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने प्रमोशन दे दिए। एलजी साहब ने उन्हें अपने दफ्तर में बुला के अपना प्रधान सचिव बना लिया। इससे पता चलता है ये सब लोग इनके खास लोग थे और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हजारों लोगों को जो है इन्होंने बेरोजगार किया है। इस बार इस क्लोजिंग सेरेमनी में फिल्म लवर्स और फिल्म रिलेटेड सभी एक्टर्स और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। 20 तारीख से 28 तारीख तक बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन गोवा में रहा है। सभी ने फिल्म फिएस्टा से लेके फिल्म परेड तक सभी का अच्छी तरह से आयोजन और एंजॉय किया। फिर एक बार सबको बहुत बहुत अभिनंदन। 2004 पासून 2024 पुढच्या वर्षी 21 वर्षाचा होता, काय सांगा? 2004 आता शाळांत सुरू केले, 20 वर्सां कंप्लीट जाली, फुडल्या वर्सा 21 सो आनीकूय बी नाविन्यपूर्ण करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो। हे फावटी आमी गोवन कल्चर हे इफ्फीक येवचे हे एसोसिएट केले। फुडल्या वर्सा ताज्या पेक्षा आनीक खूब बऱ्या पद्धतीचे आयोजन आसतले। इस बार 20 साल हम कंप्लीट कर फर्स्ट ईयर रहेगा। इस बार हमने गोवा और इफी एक ग्रुप हो गए हैं। गोवन कल्चर हमने इफी में ढेर सारी जगह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, रिप्रेजेंट भी हुआ। हमने एक सिटी भी बढ़ाई और उनको स्क्रीन ज्यादा दे दी। इस बार फोंडा, मरगांव, पोरवरी और पैंजिम बाकी इन्वॉल्व किया। हमारी कोशिश यही रहेगी कि सभी गोवा के कलाकार भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, गोवा के लोग इन्वॉल्व हो जाए, गोवा का कल्चर भी इसमें आ जाए। यही हमारी कोशिश रहेगी। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संबल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर यह है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए, और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। सर, जो जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है वो भी जो निचली अदालत का आदेश है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई है सर। इस पर अब कोर्ट में आने के बाद मामला कोर्ट का है, बड़ा कोर्ट है, देखें क्या होगा। सर, एक बड़ी याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह के आदेश होते हैं दावों को लेकर, उससे निचली अदालतों को करने से रोका जाए। अब देखिए क्या होता है, वो तो वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, चिन्मय दास कृष्ण का मामला है सर, उसको लेकर कलकत्ता में सर विरोध हुआ है। बांग्लादेश एम्बेसी में भी लोग गए कि अभी वहाँ जो माइनॉरिटी है उसकी रक्षा की जाए, उनको रिलीज किया जाए। तो वो तो अन्याय हो ही रहा है वहाँ। ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो है नहीं। हम लोग भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा। जैसा उन्होंने कहा वैसे ही होगा। और सर, हाउस प्रोसीडिंग्स पूरे हफ्ते वॉश आउट हुई है। यही विरोधियों का काम है। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार उनको बर्दाश्त नहीं हुई, तो ऐसी उछल कूद उठपटांग हरकत और देश की जनता का कई 100 करोड़ रुपया बर्बाद करना बहुत दुखद है। ये अच्छी बात नहीं। सकारात्मक राजनीति ना इन लोग समझ पाए और न समझ पाएंगे जो हिसाब से लोग इस तरह से एक वेरी वेरी सैड। कितने करोड़ रुपए लगते हैं, समय जाता है, एफर्ट्स जाते हैं और देश को रचना करके आगे बढ़ाना है, उस सब पे रोक लगाना, इस तरह से अवरोध पैदा करना, ये बहुत इस लोकतंत्र में दुखद है। ये साफ लोग क्यों नहीं कहते कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने इनको खत्म कर दिया है। तो अब यही सारी हरकतों से ये लोग अपनी प्रेजेंस को जन्मा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। थैंक यू सर। मुझे इस बात का संतोष है, हमने जो यात्रा सोच के जिस प्रकार से की थी, इस यात्रा का मूल उद्देश्य हमारे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो युवा शिक्षित है, खास करके अलग अलग प्रकार की उच्च शिक्षा में हो, सामान्य शिक्षा में हो, हर हाथ को काम मिले और कुल मिलाकर प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए, उनके अपने परिवार की बेहतरी के लिए सबके लिए अवसर ढूंढने का एक बड़ा काम है। और मुझे इस बात का संतोष है
जर्मनी हमारा इस मामले में बहुत अच्छा पार्टनर करके बन सकता है, इसकी संभावना देख रहे हैं। आज स्टटगार्ट में आकर जो मैंने देखा है, बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ आकर के काम करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और ख़ासकर यहाँ लेब कंपनी हमारे पिछले साल से हमारे संपर्क में भी है और वो अपने 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश तो ऑलरेडी कल के अपना काम चला रही है और उसी के कैंपस में हमने बाकी लोगों को इसी आधार पर बुलाया है कि आप आइए, ये कंपनी काम कर रही है, आप भी करिए और हर एक को काम मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के नई टेक्नोलॉजी, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सब सेक्टर में अच्छी संभावना और जर्मनी की टेक्नोलॉजी कम खर्च में ज़्यादा अच्छे से काम करने की जो इनकी आदत है, उससे मध्य प्रदेश को काफ़ी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश संसाधन से भरपूर है, संभावनाओं से भरपूर है और आगे बढ़ने के लिए अवसर लेकर जब हम आए तो हमको बहुत संतोष है कि हम ठीक से अपने सारे उद्देश्य। कार्यक्रम ऐसा है कि मैडम जो गाड़ी में पीछे बैठी हैं डॉक्टर रागिनी मिश्रा हैं, चूँकि यहाँ रीगल पैराडाइज में रहती हैं। 2 दिन से इनको एक हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था, जो अपने आप को सीबीआई और मुंबई पुलिस का बताते हुए, और जैसी जानकारी चूँकि हमारे सीनियर ऑफिसर्स के माध्यम से मेरे पास में आई, तत्काल हम लोग यहाँ पर उनके घर पर पहुँचे और चूँकि उस समय जब हम घर पर पहुँचे तब भी ये लगातार उसी कॉल पर इंगेज थी मैम, जो इनके फेक कॉलर्स जो अपने आप को मुंबई पुलिस और सीबीआई बता रहे थे उनसे इंगेज थी। और उसके बाद में फिर मेरे द्वारा बीच में इंटरवीन किया गया, मैंने उनसे बात की तो शुरुआत में तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये भी हम जैसे फेक पुलिस है वैसे ही है, लेकिन बाद में धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अब शायद हमारी पोल खुल चुकी है और हम ये पुलिस ही है, तो उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस बीच में कल मैडम ने जो है 10 लाख रुपए उनके बताए अनुसार एक खाते में अपने खाते से ट्रांसफर कर दिए, फिजिकली बैंक में जाके किया। तो वो हम अकाउंट की जानकारी पता कर रहे हैं, जो 2 नंबर्स हैं जिन नंबर से लगातार कॉल आए हुए हैं उन नंबर्स के अगेंस्ट में हम इसमें एफआईआर कर लिया गया सर, अभी पता चल पाया कहां से कॉल आ रहा था? नहीं, अभी ये सारी चीजें बता रहे हैं, वो हम कर जय कॉलेज है उसके बाहर भारत का जो फ्लैग है उसको ड्राइंग किया जा रहा है और वहाँ का स्टूडेंट फ्लैग के ऊपर से पैर लगा के जा रहे हैं, क्या कहना है आपको? तुरंत बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छे तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। ये तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कर सकता हूं। आज सुबह एक सोशल मीडिया हैंडल में डॉक्टर इंद्रनील साहा का एक पोस्ट आया, उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि एक भी बांग्लादेशी को जितना टाइम तक भारत का झंडा को इतना गलत तरीके से अपमान करते हुए जो पिक्चर आया उसके ऊपर माफी ना मांगे और एंटी इंडिया हमारी नेशनलिज्म, हमारी नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अपमान हो रहा है बंद ना जितना टाइम तक होए उतना टाइम तक मैं एक भी पेशेंट को नहीं देखूंगा। मैं भारत से ट्रू पैट्रियोटिक पीपल को अपील करूंगा, राष्ट्रवादी पीपल को, बांग्लादेश को बॉयकॉट कीजिए। और पेट्रोपोल आप जा रहे हैं सोमवार को, हमारी डेली चल रहा है, कल भी 2 बड़ा जुलूस होगा, हिंदू का जुलूस होगा, ध्वज लेकर जय श्री राम की नारा देकर जादवपुर में होगा, बारासात में होगा और मंडे हमारा बड़ा जमायत है, नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग लेकर हमारा पेट्रोपोल के आसपास जहां इजाजत मिलेगा वहां हमारा बड़ा जमायत होगा, मैं रहूंगा। अभी तो फिलहाल इम्पैक्ट बोले तो थोड़ा सा बारिश छुटपुट शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी भी तमिलनाडु की जो कोस्टल एरिया से 300-350 किलोमीटर दूर में है और वो आगे बढ़ रहा है और आपके करीब जो हम अनुमान लगाए हैं कल शाम के करीब वो मतलब आफ्टरनून के बाद वो तो मतलब कोस्ट एरिया को लैंडफॉल करेगा। सो उस हिसाब से जब लैंडफॉल करेगा तब जो हवा की गति रहेगा 70 to 80 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर ऐसे चलेगा। और ये अभी हम जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन जो मिला है अभी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी थोड़ा सा और इंटेंसिफाई थोड़ा करेगा और सर फाइनली जो हमने बताया जो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये मैक्सिमम विंड स्पीड होगा।
सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहेगा वो है एक वेरी टू हैवी रेनफॉल होगा आपका नॉर्थ तमिलनाडु के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है और साउथ उसके सटे हुए जो साउथ आंध्र प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट्स है। आप शुरू कीजिए प्रकाशम, नेल्लोर, देन तिरुपति, देन चेन्नई से लेके फिर नीचे आप कुड्डालोर तक जो है ये वो सब एरिया भी से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा। और ये उसके बाद 30 तारीख को वो लैंडफॉल के बाद थोड़ा और इंटीरियर हिस्से में जाएगा तो फिर इंटीरियर तमिलनाडु में भारी वर्षा होगा। और भी थोड़ा सा 30 तारीख उसके जो लगातार लगे हुए जो रायलसीमा एरिया है, रायलसीमा में भी भारी वर्षा होगा। फिर साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 30 तारीख से लेकर फिर 1 तारीख तक भारी वर्षा होगा। सो जो पूरे तमिलनाडु से लेके वहाँ केरल तक ये जो पूरा एरिया है वहाँ ये लगातार अभी 29 तारीख से लेके 1 तारीख तक भारी वर्षा चलता रहेगा। तो कौन सा जो रेड अलर्ट हम क्योंकि एक्सट्रीमली हैवी कहीं कहीं बहुत एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की जब चेतावनी दे चुका है तो रेड अलर्ट जारी कर चुका है। और वहाँ जो हमारे लोकल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे वो अलग से चेतावनी इशू कर रहे हैं। तो अभी कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें भी करंटली हमें रेनफॉल देखने को मिल रहा है? अभी देखिए जो रेनफॉल हो रहा है कि देखिए वो लाइट टू मॉडरेट रेन पूरा लगातार वो पूरे एरिया में होता रहेगा क्योंकि अभी क्लाउड तो पूरा साइक्लोन का आ चुका है। लेकिन जब अब 300 से 350 किलोमीटर दूर है तो अभी इतना ज़्यादा बरसात शुरू नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे और समय आगे ये साइक्लोन आगे बढ़ता जाएगा तो बरसात शुरू होगा और काल से हम पूरा भारी वर्षा का शुरुआत हम देखेंगे। तो साइक्लोन आने के बाद कितने दिन तक या देर तक हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए साइक्लोन वही बता रहे हैं ना कि जब साइक्लोन हमारा हम करेंगे 30 तारीख की आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद से उसका लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वो चलता रहेगा अब 4-5 घंटा और फिर लैंडफॉल के बाद वो इंटीरियर में चले जाने के बाद भी बरसात तो चलती रहेगी। सो बरसात पूरा 30 तारीख पूरा लगातार चलता रहेगा, 29 तारीख भी होगा। सो 29-30 दोनों दिन हम इसलिए एक्सट्रीमली हेवी रेन। ऊर्जा आपके चेहरों पर, खुशी, चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और यही तो भाजपा की विशेषता है और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। आप याद करिए, चुनाव से कुछ महीने पहले तक बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओडिशा में बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत बन ही नहीं सकती कि वो अपने आप अपने बलबूते पर सरकार बना ले। लेकिन जब परिणाम आए तो सारे के सारे अपने आप को बड़ा तीसमार का मानते थे, वो लोग हैरान हो गए।
और आंदोलन पहले भी होते थे, आंदोलन आज भी होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे होंगे। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को अस्वीकार किया जाता है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उनकी झूठ और अफवाह की दुकान है। अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया है।